हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया मटेरियल लेकर के आपके सामने। और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लास 12th में टोटल 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास है, जिसमें से ये चैप्टर भी हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें बता दी जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ जरूरी बातें। वो बातें क्या है कि स्काइनोमिक्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक क्रैश कोर्स। क्या लेकर के आया है बेटा? एक क्रैश कोर्स लेकर के आया है। उस क्रैश कोर्स में चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो, सभी बच्चे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग कोर्स हमारे पास रहने वाले हैं। साइंस के लिए अलग होगा, ह्यूमैनिटीज के लिए अलग होगा, कॉमर्स के लिए अलग होगा। और एक ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए, ये डेट अपने पास सेव कर लीजिए। 1 नवंबर से ये कोर्स आपका स्टार्ट होने जा रहा है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, सो इसीलिए बेनिफिट लेने के लिए जल्दी ही आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराइए। इस कोर्स के क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये रहेगा बेटा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। 90 डेज तक लगातार नॉन स्टॉपेबल क्लासेस चलने वाली हैं। और डेली कितने घंटे की क्लास होगी बेटा? डेली 3 घंटे की क्लास होगी। ठीक, एक बार कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद हर सब्जेक्ट में 5 मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर करवाए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे आईएससी हो, सभी बच्चे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं आज की रेस की तरफ। आज क्या क्या क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। और ये वो इम्पोर्टेंट सवाल है जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुके हैं। इसीलिए मैंने यही सवाल डाले हैं, बिकॉज हाफ ईयरली में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल कह रहा है सर, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C3H6Cl2। C3H6Cl2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। कह रहा है कि इसके आइसोमर बता दीजिए। तो देखो बेटा, सबसे पहला आइसोमर C3H6Cl2, कार्बन कितने बनाने हैं? 3 कार्बन। ठीक, और हाइड्रोजन कितने? तो देखो जरा, मैंने यहाँ पर बताइए कार्बन कितने बन चुके बेटा? कार्बन कितने आ चुके? 1 2 3, 3 कार्बन आ चुके हैं। हाइड्रोजन एटम काउंट कीजिए, 3 और 2 5 और 1 6। C3H6 हो चुका और 2 क्लोरीन आ चुके। एक ही कार्बन पर मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए, पहला आइसोमर ये। दूसरा आइसोमर क्या होगा बेटा? आप बीच वाले कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा दीजिए। बीच वाले कार्बन पर क्या लगा दीजिए? 2 क्लोरीन। एक काम करते हैं, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं, तब और ज्यादा फीलिंग आएगी, तब और ज्यादा मजा आएगा। तो देखिएगा, मैंने इस कार्बन पर बेटा लगा दिए कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन। कितने क्लोरीन लगा दिए? 2 क्लोरीन मैंने यहाँ पर लगा दिए। अगला बीच वाले कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा दीजिए, Cl। और राइट वाले कार्बन पर क्या जाएगा भैया? राइट वाले कार्बन पर CH3 आ जाएगा। अभी भी आप चेक कीजिए, C3H6Cl2 फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास। ठीक है सर, चलिए अगला क्या करेंगे भाई? अगला क्या करेंगे? अगला किसी बच्चे ने मुझसे बोला सर ये जो पहला वाला कार्बन है इस पर 2 क्लोरीन लगा दीजिए। पहले वाले कार्बन पर क्या लगा दीजिए भैया? 2 क्लोरीन लगा दीजिए। तो ये मैंने पहले वाले कार्बन पर लगा दिए 2 क्लोरीन। बताइए सही है क्या? देख करके बताइए सही है क्या? तो जवाब है बेटा नहीं। आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहला वाला कंपाउंड और तीसरा वाला ये दोनों सेम है या अलग अलग है?
पहला वाला और तीसरा वाला सेम है या अलग अलग है? सर सेम है, पहला और तीसरा आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल हो गया? तो बेटा आप इसका आईयूपैक नेम लिख करके देखिए, बताइए पहले वाले का दूसरे वाले का, तीसरे वाले का आईयूपैक नेम क्या आएगा? 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो और 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेन। क्या गया? 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। पहले वाले में नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? पहले वाले में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो पहले वाले में जहां पर क्लोरीन लगा है उसको कम नंबर दिया जाएगा, तो इसीलिए नंबरिंग मैं यहाँ पर इधर से स्टार्ट करूंगा 1 2 3। इसका भी नाम क्या आ जाएगा बेटा? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। इट मींस पहला वाला और तीसरा वाला सेम है, पहला वाला और तीसरा वाला आइडेंटिकल है, तो इसीलिए अब हम इसको तो नहीं बना सकते, अब हम इसको तो नहीं बना सकते। अब क्या बचता है हमारे पास? और कौन सा आइसोमर हो सकते हैं? सर अभी तो 1 और 2 में आपने एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगाए, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगाए। अब एक काम करते हैं, बगल बगल के कार्बन पर हेलोजन लगाते हैं। जैसे कि एक हेलोजन मैंने यहाँ ये लगाया Cl और एक मैंने यहाँ लगाया Cl। और क्या हो सकता है सर? क्या ऐसे भी कर सकता हूँ? CH2Cl CHCl CH3, क्या ऐसे भी कर सकता हूँ? नहीं सर, दोबारा ध्यान से देखिए, अगर आपने ऐसे कर दिया तो तीसरा और चौथा सेम हो गया। तीसरे वाले का नाम क्या होगा? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और चौथे वाले का नाम क्या होगा? इसमें भी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इसीलिए तीसरा और चौथा तो सेम हो गया, तो इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? चलिए, तो और क्या कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास? पॉसिबिलिटी ये है कि पहला क्लोरीन मैंने पहले कार्बन पर लगाया, दूसरा क्लोरीन मैं यहाँ पर लास्ट वाले कार्बन पर लगा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर CH2 एज इट इज, यहाँ पर CH2Cl। क्लियर है बात अच्छे से? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी देखिए आप, C3H6Cl2 ही आ रहा है, ठीक है? तो कितने आइसोमर हो गए भाई? 4 आइसोमर हो गए। सोचो क्या और पॉसिबल है आइसोमर, क्या और पॉसिबिलिटी है आइसोमर्स की? पहले वाले कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा दिए, दूसरे पर 2 क्लोरीन लगा दिए, फिर पहले और दूसरे पर 2 क्लोरीन लगा दिए, पहले और चौथे पर 2 क्लोरीन लगा दिए। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए टोटल कितने आइसोमर्स हमारे यहाँ पर पॉसिबल है बेटा? टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 आइसोमर्स पॉसिबल है। कितने आइसोमर्स पॉसिबल है बेटा? टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये बातें समझ आई होगी, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमारा आंसर हो चुका है 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है व्हाट शुड बी द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ, करेक्ट आईयूपैक नेम क्या होगा डाइइथाइल ब्रोमोमीथेन का? डाइइथाइल ब्रोमोमीथेन का। तो पहले तो बेटा मीथेन बताओ, मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है सर CH4। मीथेन क्या होता है बेटा हमारा? मीथेन होता है हमारा CH4। मीथेन क्या होता है? CH4। अब अगर उसने बोला, उसने यहाँ पर ध्यान दीजिए लास्ट में क्या बोला? ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या होगा? CH3Br। इसको बोला जाएगा ब्रोमोमीथेन। इसको क्या बोला जाएगा? ब्रोमोमीथेन। और ब्रोमोमीथेन से भी पहले उसने आपको बोला है डाइइथाइल। क्या बोला? डाइइथाइल। इसका मतलब इस कार्बन पर 2 इथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो एक काम कीजिए, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम हटाइए, 2 हाइड्रोजन एटम हटाइए और उसकी जगह इथाइल लगाइए। तो देखो CH3 CH2, इसको इथाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। तो इस कार्बन से मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए, तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन बचा? 1 हाइड्रोजन। और कलर देखिए आप, इस कलर से मैं लिख रहा हूं, तो ये 2 इथाइल लगाए मैंने यहाँ पर। इस कार्बन पर क्या लगा दिए? 2H हटा के 2 इथाइल लगा दिए, और उसके बाद आपका एज इट इज आगे का ब्रोमीन मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो बताइए क्या नाम होगा? तो सर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जिस कार्बन पर लगा है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो आप चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करें,
तो क्या नंबर मिला? थर्ड। क्या नंबर मिला कार्बन को? जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उस कार्बन को नंबर मिला बेटा थर्ड। अगर मैं नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, तब भी इसको क्या नंबर मिल रहा है बेटा? थर्ड नंबर मिल रहा है। और लॉन्गेस्ट चेन हमारी 5 की बन रही है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। और उसके बाद 5 कार्बन एटम के लिए पेंट, और पांचों के पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो नाम हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक, एक चीज का ध्यान देंगे, पूरे नाम के बीच में कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, लेटर और नंबर के बीच हाइफन होना चाहिए, लेटर और नंबर के बीच हाइफन होना चाहिए। तो 3 ब्रोमोपेंटेन, बोलो भाई कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारे पास कोई एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। क्या मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब है हमारा हैलोजन जिस कार्बन को टच कर रहा है, हमारा हैलोजन जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन को टच कर रहा, मतलब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 1 डिग्री। ये ठीक, तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन हो गया। तो हैलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन को टच कर रहा है, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बन है, इसीलिए ये हो चुका है हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आप देखिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर मैं नॉर्मली लिख करके दिखाऊं RX, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो बताइए कौन सा मैकेनिज्म होगा? तो होगा बेटा आपका SN2 मैकेनिज्म, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होता है, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखी जाती है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड से आकर के अटैक करता है और सामने से आगे की तरफ से लिविंग ग्रुप निकल करके चला जाता है। तो पीछे की साइड अगर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो क्या होगा भाई? तो आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से आकर के अटैक नहीं कर सकता, तो उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसीलिए वो SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, तो ये तो आपका SN2 से जा ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज SN2 में तो बैक साइड अटैक होता है। ठीक, हाँ, अगर यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकल गया तो क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और कार्बोकेटायन बनता है SN1 मैकेनिज्म में, इसीलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बेटा SN1 से जाता है, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बेटा SN2 से जाता है। आई होप यहाँ तक सारी बात क्लियर हुई होगी। SN2 के अंदर होता है इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, जिसको हम अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। जिस तरीके से आंधी तूफान के समय हमारा छाता उल्टा हो जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है बेटा? अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है। ठीक, कैसे? बना करके दिखा दो। चलो देखो, अगर मैं बना करके दिखाऊं तो अम्ब्रेला इन्वर्जन कैसे होगा, देख लीजिए। अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, ये कार्बन, ये हैलोजन, ठीक, और इस पर यहाँ पर मैंने लगाया कोई 3 अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप ये लगाया, ठीक है, या चलो इसको बिहाइंड द प्लेन कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड मैंने एक अल्काइल ग्रुप ये लगाया, एक अल्काइल ग्रुप ये लगाया, और एक ये लगाया, R1 R2 R3, और कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पर अटैक करना चाह रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पर अटैक करना चाह रहा है, और मैकेनिज्म हो रहा है बेटा आपका SN2 से। किससे हो रहा है? SN2 से हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, पीछे की तरफ से आकर के अटैक करेगा, ठीक है, और जब ये पीछे की तरफ से आकर के अटैक करेगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है भाई? जहां पर बॉन्ड्स हमारे पार्शली फॉर्म्ड और पार्शली ब्रोकन फॉर्म में होते हैं। ठीक, ये इस तरीके से, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3, और जो नया न्यूक्लियोफाइल आया है वो इससे अभी तक पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है, जुड़ने वाला है।
ठीक। और जो लिविंग ग्रुप डिटैच होकर के जाना चाह रहा है वो अभी पूरी तरीके से डिटैच नहीं हुआ, डिटैच होना चाह रहा है। इस पर्टिकुलर स्टेट को बोला जाता है बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट आपकी हाईली एनर्जेटिक होती है, इसीलिए हाईली अनस्टेबल होती है, एंड देयरफॉर इट इमीडिएटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एकदम क्या होगा, देखते ही देखते न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे जुड़ जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड आपका पीछे की डायरेक्शन में इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कौन सा है भाई? R2, ये कौन सा है? R1 और ये कौन सा है? R3। अब आप देख सकते हो इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है जैसे छाता उल्टा हो गया हो, छतरी उल्टी हो गई हो, और इसी को ही बोला जाता है बेटा अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? अम्ब्रेला इन्वर्जन, या फिर इसी का दूसरा नाम है बेटा, इसी का दूसरा नाम है वाल्डन इन्वर्जन। क्या नाम है? वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर हो गई बात अच्छे से? जबकि तो यहाँ पर अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन हो रहा है। सवाल आ सकता है SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। ठीक। SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा? SN1 मैकेनिज्म में रेसेमाइजेशन होता है, वहां पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? हमारा लीवो रोटेटरी होगा। तो इतनी सारी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए, एंड आई होप आप लोगों को पता ही होंगी, बिकॉज आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आप लोगों ने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसके अंदर डाला गया है अल्कोहलिक KOH। क्या डाला गया है? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH किसका काम करता है? बीटा एलिमिनेशन का काम करता है। तो अगर मैं ये रिएक्टेंट यहाँ पर बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? CH3CH Br, उसके बाद CH2 CH3, CH2 CH3, CH2 CH3। आपने यहाँ पर डाला अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? अल्कोहलिक KOH यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन करवाता है। क्या मतलब है सर बीटा एलिमिनेशन का? तो देखिए जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन हो गया, उसके बगल वाला ये कार्बन ये भी बीटा कहलाया जाएगा, और राइट वाला भी बगल वाला है भाई वो भी बीटा कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर दो दो बीटा कार्बन है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं बीटा डैश बोल देता हूँ और उसको बीटा बोल देता हूँ। अब सर अल्फा वाले कार्बन से हेलोजन बाहर निकालना है और बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालना है, तो कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकाले? अब ये प्रॉब्लम वाली बात हमारे सामने आई कि किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकाले। क्या दोनों बीटा कार्बन सेम है? नहीं सर, दोनों बीटा कार्बन सेम नहीं है। एक बीटा कार्बन पर जिसको मैंने बीटा डैश बोला उस पर 3 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है, और अगला बीटा जिसको मैंने सिंपली बीटा लिखा उस पर 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं। तो इसीलिए दोनों बीटा कार्बन तो सेम नहीं है। अगर मैं Br तो यहाँ से निकाल दूंगा, एक बार अगर यहाँ से H निकाला तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बोलो जरा। अगर मैं बीटा वाले से हाइड्रोजन बाहर निकालता हूँ, अगर मैं बीटा वाले से हाइड्रोजन बाहर निकालता हूँ, यहाँ से हेलोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा भैया? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। अगला अगर मैं बीटा डैश से हाइड्रोजन बाहर निकालता हूँ तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है? नहीं सर, दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है, दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है। ऊपर वाले का नाम होगा ब्यूट1इन और नीचे वाले का नाम होगा ब्यूट2इन। तो दोनों प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों के IUPAC नेम अलग अलग है, अगर आप ये पता करना चाह रहे हो कि हमारे दोनों प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट, तो दोनों का IUPAC नेम लिखो। ठीक, शर्त बात यह है कि आपको IUPAC सही से करनी आनी चाहिए। दोनों का IUPAC नेम लिखो। अगर दोनों का IUPAC नेम सेम आ जाता है तो इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल हैं, लेकिन अगर दोनों का IUPAC नेम डिफरेंट आता है तो इट मींस बोथ द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हो तो उनके बनने की परसेंटेज कभी भी 50-50% नहीं होती। इन दोनों में से हमेशा
कोई एक ज्यादा बनेगा और कोई एक कम बनेगा। कहने का मतलब कोई एक माइनर होगा और कोई दूसरा मेजर होगा। कोई दूसरा क्या होगा भैया? मेजर होगा। अब हमें पता कैसे चले सर कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा? तो बेटा उसके लिए एक रूल आता है, जो रूल आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। उस रूल को बोलते हैं सिटजेव्स रूल। क्या बोलते हैं? सिटजेव्स रूल। और इसके नाम में भी अलग अलग बुक्स में लड़ाइयां हैं। ठीक, कुछ बुक्स क्या बोलती हैं इसको? ज़ेटसेव। अब सेटजेव्स बोलूं या फिर ज़ेटसेव्स रूल बोलूं, एक ही बात है। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालो। देखो भैया मेरे पास दो दो बीटा कार्बन थे, एक बीटा कार्बन ये वाला था और एक बीटा कार्बन ये वाला था। तो ये रूल कहता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालो जिसके पास ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो किसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है? बीटा के पास या बीटा डैश के पास? तो सर बीटा के पास ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है, तो इसीलिए इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो इसी वजह से हमारा ये वाला प्रोडक्ट मेजर बना और ऊपर वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर बना। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है मेन प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? तो ब्यूट 2इन, तो यहाँ पर ब्यूटीन 2 ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको कभी कभी वो 2 ब्यूटीन भी लिख देता है और अभी उसने लिखा ब्यूटीन 2। ठीक, और हम कह रहे हैं ब्यूट 2इन। तो ज्यादा करेक्ट नेम क्या है बेटा? ज्यादा करेक्ट नेम लास्ट वाला है, ब्यूट 2इन। ये ओल्ड स्टैंडर्ड हो चुका, इस तरीके से नाम लिखना। आज के स्टैंडर्ड में इस तरीके से नाम लिखा जाता है, ब्यूट 2इन। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। बी फॉर बॉल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है भैया? अगला सवाल वो आपसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। बताइए किस एल्काइल हैलाइड में, किस हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है? ठीक, तो बताइए जरा। सबसे पहला लिखा है एलाइल हैलाइड। एलाइल क्या होता है भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। तो एलाइल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बिकॉज ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला सही हो सकता है। अगला देख लेते हैं एल्काइल हैलाइड, CH3Cl लिख देते हैं, ये एल्काइल हैलाइड हो गया हमारा। ठीक, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में क्या होगा भाई? बेंजाइल हैलाइड में हमारा ये होगा बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन है बेटा, इससे हैलोजन जुड़ा है। ठीक, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इससे हैलोजन जुड़ा है, तो ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। विनाइल हैलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद X, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर बात अच्छे से? तो वो आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो कौन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए, बी और सी सब में हैलोजन जो जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। तो करेक्ट आंसर बेटा हमारा हो जाएगा विनाइल हैलाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? विनाइल हैलाइड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? पहला वाला कह रहा है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ये होगा बेटा हमारा। आप इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, बिकॉज दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। अगला वाला कह रहा है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, आप इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। ठीक, और अगला कह रहा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, आप इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। और लास्ट ऑप्शन दे रहा है ऑल आइसोमर्स हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट। तो बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो बेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज ये आपको सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, और अगर ये सिमेट्रिकल है तो इट विल फिट बेटर इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। ये अपने क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट करेगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। जवाब हम क्या देंगे? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन
या फिर मेटा isomer has highest melting point because it is being symmetrical, it fits better in crystal lattice, therefore it has highest boiling melting point. तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और जैसे जैसे वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए C2H5 तो सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, C2H5 तो सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, बस बदल क्या रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हम जानते हैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता है, ठीक है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा। तो C2H5I के केस में, C2H5I के केस में साइज सबसे बड़ा होगा, जिस वजह से वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इन हेलोएरिन्स, हेलोएरिन, हेलोएरिन क्या होता है भाई, हेलोएरिन में बेंजीन से डायरेक्टली मैं हेलोजन जोड़ दूं, ठीक, इसको भी हेलोएरिन बोलेंगे। और अगर हेलोजन प्रेजेंट है बट वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हेलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी हेलोएरिन की कैटेगरी में ही आता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। हेलोजन के ऊपर जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है या फिर कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये तो कॉन्जुगेशन में, यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, और इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन। हाँ भैया ये तो कॉन्जुगेशन में है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, उसने आपसे पूछा नॉट करेक्ट, और अक्सर हम नॉट पढ़ना भूल जाते हैं, तो नॉट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, भूलना नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है भाई। ठीक है, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड कैसा होता है भैया, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन और मैग्नीशियम, मुझे खुद बताओ, कार्बन तो नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो इनके बीच का बॉन्ड तो कोवेलेंट नहीं होना चाहिए, इनके बीच का बॉन्ड तो आपका थोड़ा बहुत आयोनिक होना चाहिए। और वो कह रहा है नॉन पोलर, नॉन पोलर तो होता ही नहीं, ये बॉन्ड तो हाईली पोलर होता है, बिकॉज कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड हाईली पोलर होता है, इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोला जाता है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपके वर्सेटाइल रिएजेंट, मतलब हाईली रिएक्टिव रिएजेंट माने जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पोलर कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बेटा गलत हो चुका है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। और अगला देखो, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, कार्बोकेटायन जो बनता है स्लोवेस्ट स्टेप में SN1 मैकेनिज्म के दौरान जो कार्बोकेटायन बनता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर लिखा CR3, मैंने यहाँ पर लिखा CR1 R2 R3, ठीक है, और यहाँ पर हेलोजन है, तो जब हेलोजन निकल के जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर तो कार्बन अभी केवल और केवल कितने बॉन्ड बना रहा है भाई, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारा sp2। और अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना करके दिखाया था, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम यहाँ पर भी आप बना सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री निकल करके आएगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट, आउट ऑफ CH2Cl, CH2CHCl, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड C6H5, C6H5 फिनाइल रिंग है बेटा हमारा, C6H5 CH2Cl, ठीक, और लास्ट में और क्या बोल रहा है, और कह रहा है C6H5 CH2Cl, ठीक है, C6H5 CH2Cl, C6H5 CH2Cl is more reactive towards SN1, ठीक।
तो मेरे ख्याल से ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl। ठीक है, तो एक ये इन दोनों में बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स SN1। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा भाई? हैलोजन बाहर निकालो और कार्बोकेटायन बनाओ। यहाँ से हैलोजन बाहर गया, यहाँ से हैलोजन बाहर गया, ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा या ये? कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ पर केवल और केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसीलिए ये कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आउट ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, वो आपसे करेक्ट ऑप्शन ही दे रहा है, उसने सही बात लिखी बिल्कुल। उसने बोला इन दोनों में से ये वाला, इन दोनों में से ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बिल्कुल सही बात लिखी है। और वो इन चारों ऑप्शन में मुझसे जानना चाह रहा था कि गलत बात कौन सी है, तो आपने उसको बता दिया भैया गलत बात ऑप्शन नंबर बी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप स्काइनॉमिक्स एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, आप अपने मोबाइल का स्कैनर खोलिए, जहां पर भी आपको जाकर के जुड़ना है उस कोड को स्कैन कीजिए, और YouTube चैनल आप अलग अलग जुड़ सकते हैं। साइंस का बच्चा अलग से जुड़ सकता है, RIMC RMS सैनिक स्कूल का बच्चा अलग से जुड़ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा अलग से जुड़ सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बना लो भाई पहले तो 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। तो पहले तो प्रोपेन में कितने कार्बन आएंगे भाई? प्रोपेन में आएंगे 3 कार्बन। कितने कार्बन आएंगे प्रोपेन में? 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक, 1 पे क्या लगा है? फिनाइल। तो 1 पे लगा दिया हमने फिनाइल। ये फिनाइल क्या होता है? ये फिनाइल वो वाला फिनाइल नहीं है जो आपके टॉयलेट में रखा हुआ है घर पर। ये फिनाइल जो है, ये फिनाइल बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाता है तो जो बनता है उसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो 1 पर फिनाइल आ गया, 2 पर क्लोरीन आ गया, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड पूरे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आएगा भाई? 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक, तो रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विद अल्कोहलिक KOH क्या देगा? इसके अंदर हमने डाला अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करवाता है भैया? अभी बताया था, बीटा एलिमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? बीटा एलिमिनेशन करवाता है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है वो अल्फा। ठीक है, अब बीटा कहाँ से बाहर निकालूं भाई? ये हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकाला जाएगा? तो जब यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर जाएगा तो क्या होगा भाई? इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? अगर मैंने यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकाला, अगर मैंने यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकाला तो इस कार्बन पर आ जाएगा भैया कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मुझे बताइए, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से बाहर निकालूं या हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालूं, कहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा? तो देखिएगा, अगर यहाँ से आपने हाइड्रोजन बाहर निकाला तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाला तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो बताइए आप मुझे, कहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाला जाए? ठीक, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन के अंदर हम डाल रहे हैं भैया क्या? यहाँ पर हम डाल रहे हैं क्या? 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। मैं बना करके दिखा देता हूँ दोबारा। ठीक है, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, इसके अंदर डाला जा रहा है क्या? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। अल्फा से हैलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। अब देखो, यहाँ से तो आपने Cl माइनस बाहर निकाला, यहाँ से तो आपने क्या बाहर निकाला भैया? Cl माइनस बाहर निकाला, तो उस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। यहाँ से कौन बाहर जाएगा? यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा। कौन बाहर जाएगा? H प्लस। तो बताइए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहले वाले का नाम देखिए भाई, 1 फिनाइल प्रोपीन। 1 फिनाइल प्रोपीन का मतलब क्या हो गया भाई? अगर पहले वाले कार्बन से मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाला तो ये बनेगा हमारा 1 फिनाइल प्रोपीन। ये बन चुका है बेटा हमारा 1 फिनाइल प्रोपीन। दूसरा वाला 3 फिनाइल प्रोपीन। 3 फिनाइल प्रोपीन का मतलब क्या? लास्ट वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो।
लास्ट वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो। ये हो चुका है हमारा 3 फिनाइल प्रोपीन। ये क्या हो चुका है? 3 फिनाइल प्रोपीन। ठीक, तो पहला ऑप्शन भी आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा वो भी आपके सामने है। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है उसको भी बना लेते हैं। 1 फिनाइल प्रोपेन 3 ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन 3 ऑल। तो ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल वाहियात ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल ये भी नहीं होगा। ठीक, अल्कोहलिक KOH डाल रहा है तो अल्कोहलिक KOH में कौन सी रिएक्शन होती है भैया? अल्कोहलिक KOH में होती है हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर एक्वस KOH डालता या एक्वस NaOH डालता तब पॉसिबिलिटी थी अल्कोहल बनने की। ठीक है, तो अब हमारा सवाल फंसता है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आप मुझे खुद बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। यहाँ बेंजीन के अंदर अगर देखा जाए, यहाँ बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन आ रहा है, यहाँ बेंजीन के अंदर फिनाइल के अंदर क्या आ रहा है सर? यहाँ फिनाइल के अंदर अगर मैं डबल बॉन्ड आप लोगों को बना करके दिखाऊं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? डबल सिंगल डबल, यहाँ पर कॉन्जुगेशन चल रहा है आपका। ठीक है, ये बाहर ओपन पार्ट में जो डबल बॉन्ड लगाया गया है वो बेंजीन के साथ फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, और अगर वो बेंजीन के साथ फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है तो इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो पहला वाला देखिए बेटा, पहला वाला ये तो विनाइल हैलाइड है, डबली बॉन्डेड कार्बन पर हैलोजन लगा है, ये हो गया हमारा विनाइल हैलाइड। ठीक, ये भी डबली बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है तो ये भी हो गया भैया हमारा विनाइल हैलाइड। ठीक, ये वाला डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर हैलोजन लगा है तो ये हो गया हमारा एलाइल हैलाइड। बचा केवल और केवल ये हमारा एल्काइल हैलाइड, ये हमारा एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड कौन सी रिएक्शन से ऑब्टेन किया जाता है बेटा? एक होती है हमारे पास हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हमारे पास दो होती हैं, एक होती है फिंकल-स्टीन्स और एक होती है बेटा स्वार्ट्स। फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन से बेटा आयोडो कंपाउंड बनाए जाते हैं और स्वार्ट्स रिएक्शन से फ्लोरो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, तो इसीलिए स्वार्ट्स रिएक्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सैंड मेयर से तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया जाता है, फिंकल-स्टीन से बता दिया आयोडो कंपाउंड बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल से नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br। C2H5Br मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर इथेन देता है। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत। C2H5Br की रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ करवाओगे तो ये तो वुड्स रिएक्शन देगा और क्या बना लेगा? CH3CH2, C2H5 को ओपन करके लिखा, CH3CH2 और आगे भी CH2CH3, ये तो ब्यूटेन बना रहा है। क्या बना रहा है? ब्यूटेन। यहाँ पर सेंड मेयर्स रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सेंड मेयर्स रिएक्शन हो जाएंगी। अगर आप कहें तो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, C2H5Br का मतलब CH3CH2Br, और इसके अंदर जब आप सोडियम डालेंगे तो पूरी रिएक्शन ओपन करके लिख रहा हूँ, 2 सोडियम प्लस Br CH2CH3, और ये रिएक्शन होती है बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और बीच में से 2 NaBr बाहर निकल करके चले जाते हैं और ये बन जाएगा हमारा CH3CH2 CH2CH3। तो
तो ये बन चुका है बेटा हमारा ब्यूटेन। क्या बन चुका है? ब्यूटेन। तो ये तो गलत हो गया। ठीक। It gives nitroethane on heating with aqueous solution of AgNO2। C2H5Br को अगर मैं हीट करता हूं बेटा किससे? सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO2। C2H5Br तो CH3CH2Br के अंदर डाला जा रहा है AgNO2। ठीक है। AgNO2 क्या है भैया? सिल्वर नाइट्राइट। क्या है AgNO2? सिल्वर नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होता है? NO2 नेगेटिव, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। NO3 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ठीक है। तो अगर ये आ रहा है तो क्या बनेगा हमारा? CH3CH2NO2 बन जाएगा। AgBr बाहर निकल जाएगा। सिल्वर हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो सिल्वर हैलोजन को बाहर भगा करके ले जाएगा। AgNO2 हमारा बाहर निकल जाएगा, AgNO2 हमारा AgBr लेके बाहर निकल जाएगा और NO2 हमारा बन जाएगा। इसको बोलेंगे नाइट्रोइथेन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोइथेन। तो इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और वो आपसे एक पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो ये करेक्ट हो गया। अगला वाला देख लेते हैं। इट गिव्स C2H5OH ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाश। ठीक है। इसके अंदर अगर आप एल्कोहलिक पोटाश डालते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एल्कोहलिक पोटाश? एल्कोहलिक पोटाश का मतलब एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH डालोगे भैया तब तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से Br और वहां से H बाहर निकालो, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन हमारा बन जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इट फॉर्म्स डाइइथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद KSH। KSH गलत लिखा। ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर आपका बनेगा CH, अगर आपने KSH डाला CH3CH2SH यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है। इथाइल मरकेप्टन, इथेन थायोल इसको बोला जाता है। क्लियर बात अच्छे से? ठीक। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which reagent is required for one step conversion of chlorobenzene to toluene? क्लोरोबेंजीन को टॉल्यूइन में बदलना है, तो ये हो गया भैया हमारा क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा क्या? क्लोरोबेंजीन। किस में बदलना चाह रहा हूँ? टॉल्यूइन में बदलना चाह रहा हूँ। ठीक है। CH3 तो एरोमेटिक पार्ट के ऊपर एलिफेटिक पार्ट लगा है। ठीक है। तो सोडियम डालिए, 2 सोडियम, और यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर डालिए CH3Cl। तो क्या होगा भैया? क्या होगा भैया? तो यहाँ पर हमारा 2 सोडियम जो है वो 2 क्लोरीन को लेकर के बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास टॉल्यूइन हमें मिल जाएगा। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे बोल रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड वो होगा जिसमें हैलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए विनाइल हैलाइड बेटा आपका ये है लास्ट डी वाला। ठीक है। ये विनाइल हैलाइड नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2Cl, ये तो एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CBr CH3, तो ये भी आपका, एक सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बॉन्ड लगा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ फोटो में बॉन्ड्स क्लियरली विजिबल नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br, ये तो हमारा हो गया भाई एलाइल हैलाइड। ये तो हमारा क्या हो गया? एलाइल हैलाइड। ठीक है। ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो इसीलिए इसको विनाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। ये डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया हमारा विनाइल हैलाइड। और सही से बोला जाए तो इसको बेटा विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड। और ये तो सिंपली आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। तो सिंपली आपका क्या हो गया भैया? एल्काइल हैलाइड हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। आप देखिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हो रही है और ईथर बन रहा है। इस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोला जाता है? विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस की एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन क्या है कि अगर आप ईथर प्रिपेयर करना चाह रहे हो बाय विलियमसन सिंथेसिस तो यहाँ पर आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 के अंदर अवेलेबल है और कहीं पर भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस।